हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने वेग नियतांक के मात्रक यानी विभिन्न अभिक्रिया की जो कोटि है उन कोटियों के लिए यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उनके लिए वेग नियतांक के मात्रक का निर्धारण किया था। अर्थात प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उनके लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था अभिक्रिया की अणुकता या जिसे अणुसंख्यता भी कहा जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किसी अभिक्रिया के पद में भाग लेने वाले या प्रयुक्त होने वाले क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या है वो अभिक्रिया की अणुकता या अणुसंख्यता कहलाती है। यदि अभिक्रिया में क्रियाकारक जो भाग ले रहा है क्रियाकारक के अणु, तो क्रियाकारक अणुओं की संख्या के आधार पर हमने अभिक्रिया को तीन भागों में विभाजित किया था, जिनमें पहला था एक अणुक अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया में केवल क्रियाकारक का एक अणु भाग ले रहा हो तो वो कहलाता है एक अणुक अभिक्रिया। दो ले रहा है तो द्वितीय अणुक, और यदि अभिक्रिया में तीन क्रियाकारक अणु प्रयुक्त हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है त्रिअणुक अभिक्रिया। आगे चलते हैं, लेते हैं अणुकता के आधार पर अभिक्रिया है उसको दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला है सरल अभिक्रिया और सेकंड है जटिल अभिक्रिया। अब ये सरल अभिक्रिया होती क्या है, जटिल अभिक्रिया क्या है, ये अपन किसके आधार पर कर रहे हैं, अणुकता के आधार पर। तो सरल अभिक्रिया होती क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या के क्या होती है, समान होती है, वो कहलाती है सरल अभिक्रिया। अर्थात इस अभिक्रिया जो सरल अभिक्रिया है उसमें जब अणुकता का निर्धारण करते हैं तो अभिक्रिया में कितने क्रियाकारक अणु प्रयुक्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम आसानी से अणुकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो सरल अभिक्रिया में क्या करते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, समान होती है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखो H2+ पहला एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो HCl का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे देखो जब इसकी अणुकता देखें तो अणुकता कितनी होती है, 2 है। अब 2 है तो इनके अणुकता 2 है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्रियाकारक अणु की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2। तो अणुकता और क्रियाकारक अणु की संख्या समान, इसलिए ये क्या है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी है एग्जाम्पल अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में एस्टर का जब जल अपघटन है वो करवाते हैं तो क्या हो गया, जब अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो एस्टर के जल अपघटन से अम्ल एवं एल्कोहल के एक एक अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टर का विघटन। या तो यहाँ पे देखो अम्लीय माध्यम में जब एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो ए अणुकता कितनी है, इसकी भी 2, और 2 है तो एक तो एस्टर का अणु है, दूसरा क्या है, जल का अणु। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया से HCl का बनना और अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, ये दोनों ही सरल अभिक्रिया के उदाहरण हैं। लेकिन बात करें जटिल अभिक्रिया, तो जटिल अभिक्रिया होती क्या है, तो जटिल अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुकता का निर्धारण अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक अणु की संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक अणु हैं उनके मान अभिक्रिया की अणुकता के बराबर नहीं होता, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया है जटिल अभिक्रिया, ये क्या होती है, एक से अधिक पदों में क्या होती है, संपन्न होती है। और जब एक से अधिक पदों में जब संपन्न होती है तो अभिक्रिया का जो निर्धारण है ये अभिक्रिया के सबसे जो धीमी गति वाला जो पद है उस धीमी गति वाले पद में प्रयुक्त क्रियाकारक अणु के आधार पर अभिक्रिया क्या अणुकता का निर्धारण किया
जाता है, अर्थात अणुकता कितनी है। तो यहाँ पे देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जटिल अभिक्रिया का। तो मैंने बताया कि जटिल अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु के बराबर नहीं होती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। और जब जटिल अभिक्रिया है तो जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, और जब एक से अधिक पदों में जब संपन्न होती है तो अणुकता का जो निर्धारण है वो अभिक्रिया का जो सबसे धीमी गति वाला पद है उस पद में प्रयुक्त क्रियाकारक अणु की आधार पर अणुकता का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपना एग्जाम्पल है 2N2, इनका जब विघटन करवाएंगे तो ये 2N2O5 ये 4N2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यदि अपन इसको देखें तो इसके आधार पर अणुकता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन ये जटिल अभिक्रिया के कारण इसकी अणुकता कितनी है, 1। इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसके अभिक्रिया है, इसके जो मैकेनिज्म होता है उसका पदों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पद में तो क्या होता है N2 प्लस O5, N2O5 है, ये N2O3 प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका इसमें टूटना ये क्या होता है, धीमी गति वाला पद है, अर्थात ये धीमी गति से संपन्न होता है। और अभिक्रिया का जो धीमी गति वाला जो पद होता है ये अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि जब फर्स्ट स्टेप में बना N2O3 है, ये NO2 प्लस NO में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये बनना है, ये क्या होता है, फर्स्ट अभिक्रिया है, अर्थात तीव्र गति वाला पद है। इसके बाद में जो N2O5 का जो दूसरा अणु है इस में बने NO के साथ क्रिया करके 3NO2 में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि इन स्टेपों के आधार पर यदि इन संपूर्ण अभिक्रिया ज्ञात करें, अर्थात इसको क्रिया कारकों की तरफ क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ उत्पाद को रखा जाए तो इसके साथ ये कैंसिल, बच्चा क्या है इस साइड में तो क्या हो जाएगा 2N2O5 और ये क्या हो जाएगा उत्पाद। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब अभिक्रिया के जो विभिन्न पद हैं उन विभिन्न पदों को जब संयुक्त रूप से क्रियाकारकों की तरफ क्रियाकारक और उत्पादों की तरफ उत्पाद जब रखे जाते हैं तो जो अभिक्रिया हमने जो पहले दे रखी है वही क्या आने चाहिए, अर्थात क्रियाकारक के अणु उतने ही आने चाहिए जो अभिक्रिया में मैकेनिज्म देखने के बाद आते हैं। तो ये हो गई अणुकता के आधार पर अभिक्रिया के 2 प्रकार, जिनमें एक है सरल अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है, जटिल अभिक्रिया। इसके बाद में अपन देखते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है क्रिया कारकों की सांद्रता। क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारकों की जो सांद्रता है ये अभिक्रिया वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होने के कारण प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक, परंतु समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता कम होने से अभिक्रिया का जो वेग है ये भी कम हो जाता है। तो पहला कारक है क्रिया कारकों की सांद्रता जो अभिक्रिया वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद में दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, और ताप का प्रभाव क्या है कि ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अर्थात ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने से क्रिया कारक अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है।
और गतिज ऊर्जा अधिक होने के फलस्वरूप इनके मध्य क्या होती है, टक्कर होने से क्रिया कारक जो अणु हैं उन क्रिया कारक अणुओं की उत्पाद में परिवर्तित होने की दर अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में पढ़ा, जिनमें पहला है क्रिया कारकों की सांद्रता और दूसरा कौन सा है, ताप का प्रभाव। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव, कि उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि उत्प्रेरक क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है, किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त है बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु अभिक्रिया समाप्ति पर स्वयं अपरिवर्तित रहता है, ये कहलाता है उत्प्रेरक। अब जो उत्प्रेरक है ये क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम करके अभिक्रिया वेग में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। मानते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और यदि समय में यदि ग्राफ खींचा जाए तो क्या है कि प्रारंभ में कोई अभिक्रिया है, ये इस हिसाब से हो रही है, अर्थात यहाँ पे देखो जो क्रिया कारक है ये क्रिया कारक इस बैरियर को क्या करता है, क्रॉस करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। यह अभिक्रिया है बिना उत्प्रेरक, बिना उत्प्रेरक। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो ये क्रिया कारक जो अणु है इनकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक, और सक्रियण ऊर्जा अधिक होने से ये क्रिया कारक है ये शीघ्र उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम करके अभिक्रिया वेग में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पे देखो हमने तीन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, जिनमें पहला है क्रिया कारकों की सांद्रता, दूसरा है ताप और तीसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव।